हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनर्स। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की, जो कि कैट 2024 में स्लॉट 2 में पूछा गया था। सबसे पहले हम फोकस करेंगे जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे वो किस कैटेगरी में आते हैं। हम प्राइमरली 3 कैटेगरीज में क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं, ए, बी एंड सी। ए कैटेगरी क्वेश्चंस वो होते हैं जिन्हें मैं कहता हूं अभी करना है। दैट मीन्स ये जनरली इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं एंड विद इन 3 मिनट्स ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं। बी कैटेगरी जिन्हें हम कहते हैं बाद में करना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे पर ट्रिकी हो सकते हैं, हो सकता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ये करें। इन क्वेश्चंस को जनरली मैं मार्क फॉर रिव्यू करके और आगे बढ़ जाता हूँ। सेकंड राउंड में मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन जो टाइम लगता है वो 2 से 4 मिनट लग सकते हैं। कैटेगरी सी, जिन्हें देख के मुझे मालूम है कि या तो मुझसे होगा नहीं और अगर होगा तो गलती होने के चांसेस हैं। इन क्वेश्चंस को हम जनरली सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं। अगर मैं इस पेपर पे नजर डालूं तो यहाँ पर कैटेगरी ए के 12 क्वेश्चंस थे। हो सकता है आप एक दो क्वेश्चंस को कैटेगरी बी में प्लेस करना चाहें, बट हाँ 12 क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें हम कैटेगरी ए में प्लेस करेंगे और जिनको सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 20 टू 30 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए था। दैट मीन्स 30 मिनट्स में हम 10 क्वेश्चंस बिना किसी दिक्कत के अटेम्प्ट कर सकते थे। ये 12 भी हो सकते थे। कौन से हैं वो क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19 एंड 21। राउंड बी के लिए अगर हम बात करें या कैटेगरी बी क्वेश्चंस की हम बात करें तो उसमें बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस थे। इनमें से एक दो क्वेश्चंस को हम कैटेगरी सी में भी प्लेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका कंफर्ट जोन किससे है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं मानूंगा कि इस पेपर में अगर आपने फर्स्ट राउंड जो 30 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस अगर आपने कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर दिए और सेकंड राउंड में 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, दैट मीन्स 14 टू 15 क्वेश्चंस अगर आपने कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट किए हैं तो आपका जो स्कोर है वो 35 प्लस आ सकता है। और 35 प्लस स्कोर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक अच्छा स्कोर मानूंगा। हाँ, लिमिट नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी है, आपकी कंसेप्ट क्लियर हैं, तो स्टूडेंट्स इस सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो मोर देन 55 नंबर भी लेके आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एनीथिंग अबव 35 विल बी कंसिडर्ड अ गुड स्कोर। तो नजर डालते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, किस टॉपिक से वो रिलेटेड हैं और उनको करने की क्या अप्रोच हो सकती है, वो सब हम अब डिस्कस करें। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को हम शुरुआत में अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए लास्ट में लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। दैट मींस कोई एक फिक्स वैल्यू ना हो कि मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। हमें उनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर पता करें। अ फ्रूट सेलर हैज अ स्टॉक ऑफ मैंगोज, bananas and apples with at least one fruit of each type. At the beginning of a day, the number of mangoes make up 40% of his stock. That day he sells half of the mangoes, 96 bananas and 40% of the apples. At the end of the day, he ends up selling 50% of the fruits. The smallest possible total number of fruits in the stock at the beginning of the day is. Now सबसे पहले हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पर नजर डालनी होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 40%, यहाँ भी लिखा है 40%, यहाँ पर लिखा है 50%। ये 40% है टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स का 40%, बिकॉज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंगोज को। 40% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 2/5। तो हमारा टोटल एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो। ऐसे ही लिखा है ही एंड्स अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स, तो हमारा टोटल नंबर ऐसा होना चाहिए जो 2 से भी डिविजिबल हो। तो हम एक काम कर सकते हैं, टोटल नंबर को यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं क्या? 10x। 3 तरह के फ्रूट्स हैं, मैंगो है, बनाना है, एप्पल। मैंगो इसका 40% है, दैट मीन्स 4x। बनाना के बारे में जानकारी नहीं है। व्हाट अबाउट एप्पल? 40% ऑफ द एप्पल्स हमने सेल किया है, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो एप्पल्स हैं उन्हें भी हम 5y मान लें, क्योंकि 40% अगेन क्या हो गया है? 2/5। तो एप्पल्स हम एक ऐसा नंबर चुने जो 5 का मल्टीपल। क्या हम नंबर ऑफ बनानास पता कर सकते हैं? टोटल 10x है, 4x ये रहा, 5y ये रहा, तो कैन वी से ये नंबर होगा 6x माइनस 5y, सो दैट इनका सम 10x के इक्वल हो जाए। मैंगोस हमने कितने सेल किए हैं? हाफ, तो मैंगोस 2x सेल कर दिए हैं। बनाना सेल किए हैं 96, एप्पल सेल की है 40%, इसका 40% यानी इसका 2/5, वी विल से 2। ये तीनों मिलके टोटल का 50% है, यानी टोटल का हाफ है। वी विल गेट 5x हियर। 2x को उधर ले जाएं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 3x इज इक्वल टू 96 प्लस 2y। सो x की वैल्यू क्या होगी? 96/3, ये तो हो गया है 32 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई y। नाउ y एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो हर हालत में 3 से डिविजिबल हो, अदरवाइज ये वैल्यू हमें डेसिमल में, फ्रैक्शन में मिलेगी। y की स्मॉलेस्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 3। तो अगर हम y को 3 लेंगे तो हमारा x क्या हो जाएगा? 32
प्लस 2/3 टाइम्स 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 32 प्लस 2 और वी कैन से 34। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। जब y मिनिमम होगा तब x भी मिनिमम हो जाएगा, तो 10x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 10 टाइम्स 34 और वी कैन से 340 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन इक्वेशंस या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। डेफिनेटली कैटेगरी ए क्वेश्चन है और इसको करने में हमें मैक्सिमम 1.5 मिनट का टाइम लेना चाहिए। x एंड y आर रियल नंबर्स सच दैट गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0, देन हमें 4x प्लस 5y की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी हम रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं आंसर हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। ये 0 केवल एक ही शर्त पर आ सकता है, जब ये रियल नंबर खुद भी क्या हो? 0। तो यहाँ पर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस नंबर को एक साथ लिखें तो क्या होगा? यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 4xy। नाउ ये हो गया है 2x का स्क्वायर माइनस 4xy को हम क्या लिख सकते हैं? 2x टाइम्स y। तो इसका मतलब है हमें एक y स्क्वायर और चाहिए। अगर y स्क्वायर आ गया तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। 4y स्क्वायर के हमने दो पार्ट्स कर दिए, एक y स्क्वायर बना दिया और दूसरा बना दिया 3y स्क्वायर, और बाकी बचे हुए जो दो टर्म्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ना अगर हम इस पार्ट को देखते हैं तो ये भी एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। नाउ ये पोर्शन हो गया है हमारा 2x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। नाउ ये 0 एक ही शर्त पर हो सकता है क्योंकि ये रियल नंबर के स्क्वायर हैं, तो या तो ये 0 के इक्वल हो या 0 से बड़े हो। अगर ये 0 से बड़े हो गए तो सम 0 हो ही नहीं सकता, तो सम 0 एक ही शर्त पर होगा, अगर ये वाला पार्ट भी 0 हो जाए और ये वाला पार्ट भी 0 हो जाए। ये 0 कब होगा? जब y की वैल्यू 1 होगी। तो सबसे पहले तो हमें y की वैल्यू 1 मिल गई है। व्हाट अबाउट x? ये 0 कब होगा? जब 2x y के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है 2x 1 के इक्वल या x की वैल्यू 1/2 के इक्वल हो जाए। क्वेश्चन में हमें 4x प्लस 5y की वैल्यू निकालनी है। 4x प्लस 5y ये किसके इक्वल होगा? 4 टाइम्स 1/2 प्लस 5 टाइम्स 1, 2 goes into 4 2 टाइम्स, 2 प्लस 5 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पास्ट में आपने डेफिनेटली किए होंगे, बस यहाँ पर क्योंकि डायग्राम नहीं था, उस डायग्राम को बनाते हुए लॉजिक समझना इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए इसे हम कैटेगरी बी में प्लेस करेंगे। पर अराउंड 3 मिनट्स के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई टच बट नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सटर्नली। 2 other circles x and y are drawn such that both touch but not cross each of the 3 previous circles. If the radius of x is more than that of y, the ratio of radii of x and y is। सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये 3 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई इक्वल है। लेट अस से ये हमने 1 रेडियस का यहाँ पर मान लिया। नाउ ये तीनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो अगर इनके सेंटर्स को हम कनेक्ट कर दें तो हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा जिसकी साइड की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। नाउ एक सर्कल है जो इन तीनों सर्कल्स को टच कर रहा है आउटसाइड में, ये है बड़ा वाला सर्कल जिसकी रेडियस बड़ी है, इसको हमने नाम दिया है x, और ये जो अंदर है यहाँ पर एक छोटा वाला सर्कल है जो इन तीनों सर्कल्स को टच कर रहा है। ये छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस कम है, इसे हमने नाम दिया है y। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि रेशियो पता करिए रेडियाई ऑफ x एंड y। नाउ यहाँ एक बहुत सिंपल सा थंब रूल है। अगर हम यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर देखें तो वो कहां पर है? इस लाइन से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो ये इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कहते हैं, और हाइट का हमारा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाइड बाय द साइड। साइड कितनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की? 2। तो ये जो हाइट होगी इसकी लेंथ हमने यहाँ पर क्या ले ली है? √3। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक खास बात और होती है कि इसके जो चारों सेंटर्स होते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं। सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इनसेंट। दैट मीन्स अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करने की यहाँ पर मान लीजिए कोशिश करते हैं जो इन तीनों ही वर्टिसेस से गुजरे, तो ये जो सर्कल है हमारा इसका सेंटर यहाँ पर, और क्योंकि ये सेंट्रॉइड भी है और ये लाइन मीडियन भी है, सेंट्रॉइड क्या करता है? मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड। तो इस पॉइंट के जो ऊपर वाला पार्ट है
ये लेटेस्ट इसको हमने नाम दे दिया है x, ये इस वाले सर्कल की रेडियस है। क्या हम ये x निकाल सकते हैं? क्योंकि 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो x होगी 2/3 ऑफ द हाइट। 2/3 ऑफ द हाइट, यहाँ पे 2/3, हाइट हमने √3 लिखी है, तो x की वैल्यू हो गई है 2/√3। अब क्या हम बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं? अगर हम इसी लाइन को यहाँ आगे एक्सटेंड कर दें, तो जो बड़ा सर्कल है हमारा, उसकी रेडियस क्या होगी? x + 1। और जो अंदर हमारा सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस हम कैसे निकालें? इस x में से ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो हो जाएगी x - 1। प्राइमरली हमें ये रेशियो निकालना है। x की जगह 2/√3 पुट कर दें, तो 2/√3 + 1 डिवाइडेड बाई 2/√3 - 1। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया है 2 + √3 ओवर 2 - √3। √3 दोनों कैंसिल हो गया है। क्योंकि हमें रेशियो में लास्ट में 1 दिख रहा है, हम एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं, 2 + √3 से ऊपर और 2 + √3 से नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 टाइम्स √3, दैट इज ये हो जाएगा 4√3। और नीचे क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो हमारा जो डिजायर्ड रेशियो होगा वो होगा 7 + 4√3/1। और फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में रिमेंडर्स थ्योरम पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। डेफिनेटली कैटेगरी ए क्वेश्चन हम इसे कहेंगे। अटेम्प्ट करने में मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम हमें यहाँ पर लेना चाहिए था। दो अलग अलग अप्रोचेस हैं। अगर आपको फर्मास रिलेटेड थ्योरम आती है तो इमीडिएटली आप इसे आंसर कर सकते हैं, वरना आप इसे ब्रेक करके भी आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रेक पर फोकस करते हैं। 3⁻³ को अगर हम 11 से डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर निकालना हो, तो जनरली हमारी अप्रोच क्या होती है? ये जो अंदर वाला नंबर है, इसकी पावर हम रेज करते जाते हैं सच दैट जो नंबर हमारे पास आए उसे 11 से डिवाइड करने पर हमें एक बहुत छोटा रिमाइंडर यहाँ पर मिले। थोड़ा एक्सपीरियंस से कहते हैं कि अगर यहाँ पर ये 3⁵ हो जाए तो हमारे पास नंबर हो जाएगा 243, और 243 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो कैसे भी करके हम इसको 3⁵ ले आए, पर यहाँ दिक्कत है कि 333 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इंडाइसेस की प्रॉपर्टी लगाते हुए हम इसको लिख सकते हैं 3⁵330 रेज़्ड मल्टीप्लाइड बाय 3⁵3। 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर हमें निकालना है। रिमाइंडर का रूल बड़ा सिंपल है, इनका अलग अलग रिमाइंडर निकालिए और फिर जो रिमाइंडर आए उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये 3⁵330 को हम लिखेंगे 3⁵5 रेज़्ड टू द पावर 66। इसे 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3³ 27 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। 3 रेज़्ड टू द पावर 243 हो गया, 243 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 रेज़्ड टू द पावर 66 का मतलब है यहाँ हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। यहाँ 11 2 टाइम्स 22, रिमाइंडर हमें 5 मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 5 होगा। सेकंड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर हम ऑल्टरनेट अप्रोच पे फोकस करें, फर्मास लिटिल थ्योरम ये कहती है कि अगर आप a रेज़्ड टू द पावर p - 1 को p से डिवाइड करते हैं, जहां p एक प्राइम नंबर है और a और p को प्राइम नंबर है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो हर हालत में क्या होगा? 1। नाउ क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, हम कैसे भी करके इसको 3 रेज़्ड टू द पावर 10 की फॉर्म में लाना पसंद करें। तो यहाँ पर भी सेम अप्रोच, हम इसे लिख सकते हैं 3 रेज़्ड टू द पावर 10 होल रेज़्ड टू द पावर 33 डिवाइडेड बाई 11। रिमाइंडर पता करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़्ड टू द पावर 3 और उसको 11 से डिवाइड। ना अगर हम 3 रेज़्ड टू द पावर 10 को 11 से डिवाइड करते हैं तो ये वाली फॉर्म हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 3 रेज़्ड टू द पावर 11 - 1, और इसको हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 और 11 को प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा और 1 की पावर 33 करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, और वापस 27 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। अल्टीमेटली हमारा आंसर चाहे कोई भी मेथड यूज करें सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 5। ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस इन सीरीज पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आप इसे ए या बी कैटेगरी में भी प्लेस कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज का सम दिया गया है, तो मान के चलिए इस तरह के क्वेश्चन में कहीं कोई सिंपल अप्रोच से ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो मैं इसे ए कैटेगरी क्वेश्चन प्लेस करना पसंद करूंगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r, जहां पर a है फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशियो और मॉड्यूलस r शुड बी लेस देन 1। तो हम कैसे भी करके इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना सकें तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ टर्म्स को ओपन कर 1/5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1/5 स्क्वायर, और यहाँ आएगा -1/5
मल्टीप्लाइड बाई 1/7। ऐसे ही अगर हम इन दोनों को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर है तो 5 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5 स्क्वायर 7। एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं तो ये हो जाएगा 1/5 और ये एज इट इज चलता रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 1/5 क्यूब 7 क्यूब। यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेके और ये जितनी भी टर्म्स हैं इन्हें प्लस कर सकते हैं। क्या हमारा कॉमन रेशियो मॉडुलस लेने पर लेस देन 1 आ रहा है? डेफिनेटली यस। तो अब हम इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा a दैट इज 1/25, 1 माइनस 1 यहाँ पर r लिखेंगे तो ये अगेन 1/25 माइनस यहाँ a है 1/35, 1 माइनस r 1/35। ना ये 25 जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो ये 25 अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। ना इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/25 माइनस 1 दैट इज 24, 25 तो कैंसिल हो चुका है, माइनस 1/35 माइनस 1 दैट इज 34। एलसीएम हम ले लेते हैं, 24 होता है 2 टाइम्स 12, 34 होता है 2 टाइम्स 17, तो हमने एलसीएम ले लिया है 2 टाइम्स 12 टाइम्स 17। 24 यहाँ से कैंसिल हो गया तो बचा है 17, 34 कैंसिल हो गया है तो बचेगा 12। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/17 12 टाइम्स ये हो गया है 204 और उसको डबल करेंगे 408। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, डेफिनेटली कैटेगरी ए क्वेश्चन। मैक्सिमम 1.5 मिनट का टाइम हमें लेना चाहिए था इसे सॉल्व करने में। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एबीसीडी के पैरेलल है। एडी बीसी को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पर। AB की लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर, CD की लेंथ गिवन है 1 सेंटीमीटर, ABCD का पेरीमीटर हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। हमें ट्राइंगल AEB का पेरीमीटर सेंटीमीटर में पूछा गया। सबसे पहले हम एक डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर ABCD हमारा ट्रेपेजियम है, CD की लेंथ और AB की लेंथ गिवन है। CD AB एक दूसरे के पैरेलल हैं। AD को हमने एक्सटेंड किया, BC को एक्सटेंड किया, कहाँ पर मिल रहे हैं? पॉइंट E। नाउ ABCD का पेरीमीटर हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, 3 सेंटीमीटर तो ये दोनों हो गए हैं, तो इन दोनों का सम भी 3 होना चाहिए, दैट इज AD प्लस BC शुड बी इक्वल टू व्हाट? 3। नाउ यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर हमें नजर आ रहे हैं। एंगल D एंगल A के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। एंगल C एंगल B के इक्वल है, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये थर्ड एंगल तो हमारा कॉमन है। तो कौन से दो ट्राइंगल्स यहाँ पर सिमिलर हैं? ट्राइंगल EDC ये सिमिलर है किसके? ट्राइंगल EAB। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज ED अपॉन EA इक्वल होगा किसके? DC अपॉन AB इक्वल होगा किसके? EC अपॉन EB। ना क्योंकि DC अपॉन AB हमें मालूम है 1/2 है, तो DC की जगह अगर मैं 1 लिख दूं और AB की जगह हम 2 लिख दें तो ED जो है वो EA का हाफ होगा। इसका मतलब है ये और ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऐसे ही ये और ये भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे बिकॉज EC और EB का रेशियो भी 1/2 है। तो जो टोटल वैल्यू है ये उसका हाफ होगा। दैट मीन्स अगर हम इसको x मानेंगे तो इसे भी x मानना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल AEB का क्या पूछा गया है? पेरीमीटर। तो अगर हम ED को मान लीजिए x ले रहे हैं और इसको y ले रहे हैं तो ये भी x हो गया, ये भी y हो गया। तो हमारा रिक्वायर्ड पेरीमीटर क्या होगा? x प्लस x दैट इज 2x प्लस 2y प्लस 2। नाउ यहाँ पर x प्लस y हमने क्या निकाला हुआ है? 3, तो 2x प्लस 2y हो जाएगा 6 और 2 ऐड करते ही 8 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर होगा ट्राइंगल AEB का। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन लॉगरिथम पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इस टॉपिक से कंफर्टेबल हैं तो आप इसे ए कैटेगरी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कैटेगरी बी के लिए क्योंकि कुछ कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं और कहीं भी अगर हम अटक गए तो एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे लिए नुकसान कर सकते हैं। ABC पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा इंटीजर नहीं कहा है, रियल नंबर कहा है। A 10 से बड़ा है, B लेस देन इक्वल टू 10 है, C लेस देन इक्वल टू B है और हमें एक कंडीशन यहाँ पर गिवन है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ A हमसे पूछी। सबसे पहले अगर हम इस नंबर पे नजर डालते हैं, ये 8 जो है इसे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो बेस में हमने ये जो पावर में लिख दिया है और ये है a प्लस बी। डिनोमिनेटर पे हमारे पास लिखा हुआ है log c बेस 2। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें 27 है तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं? 3 क्यूब लिख सकते हैं। ये है
a माइनस बी, और इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा log c बेस 3, दिस इज इक्वल टू 2/3। लॉग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब बेस में इस तरह से पावर होती है तो उसे हम बाहर ला सकते हैं, और बाहर लाते समय उसे हम डिनोमिनेटर पे लिखते हैं, दैट इज ये हो जाएगा 1/, ऐसे ही ये 3 भी बाहर आ सकता है और ये हो जाएगा 1/। नाउ एक्चुअल में ये 3 जो है यहाँ डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे टर्म को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या टेक्निकली हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 3 को हम यहाँ से हटा के यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे ही इस 3 को भी हम यहाँ से हटा के यहाँ पर दोनों में डिनोमिनेटर पे 3 है, ये 3 कॉमन आके इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस 3 को अब हम यहाँ से हटा। नाउ लॉग की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में हमने टर्म लिखी हुई है, ऊपर भी लॉग है नीचे भी लॉग है और दोनों का बेस सेम है, तो हम इसे सिंगल लॉग की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा log a प्लस बी, और ये जो नंबर जिसका हमने डिनोमिनेटर पे लॉग लिया है ये अब बेस बच जाए। सेम प्रॉपर्टी हम यहां लगा सकते हैं और ये हो जाएगी log a माइनस बी बेस c, दिस इज इक्वल टू 2। लॉग का एक और रूल, अगर लॉगरिथमिक टर्म्स हैं बेस सेम है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस साइन लग रहा है, तो ये हो जाएगा log a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द बेस c इज इक्वल टू 2। लॉग में अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c रेज टू द पावर 2 या c स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर को राइट साइड ले जाएं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्योंकि हमें a स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है, तभी हम a को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, तो हमें b स्क्वायर और c स्क्वायर को भी मैक्सिमाइज करना होगा। b और c की मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है, क्योंकि b 10 के इक्वल है उससे कम है, c b के इक्वल है उससे कम, या 10 के इक्वल उससे कम है, तो हम क्यों ना b और c को मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 10 दे दें। ऐसा किया तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, a स्क्वायर इज इक्वल टू 200 हो जाए। हमें क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू पूछी गई है a की, हमें मालूम है किसी भी हालत में हम a की वैल्यू 14 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। 14 करेंगे तो a स्क्वायर 196 होगा, 15 करेंगे तो वो एक्सीड कर जाएगा, तो a की मैक्सिमम वैल्यू 14 हो सकती है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पर यहाँ पर तो हमने 200 लिखा है, ये सिर्फ ये पता करने के लिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वरना इसको 200 बनाने के लिए मे बी हम b स्क्वायर को 100 ले लें और c स्क्वायर को 96 ले लें, तो अल्टीमेटली 196 हो जाएगा, और a की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं वो क्या आ जाएगी 14, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी 14। ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, डेफिनेटली कैटेगरी ए क्वेश्चन, मैक्सिमम 1.5 मिनट का टाइम यहाँ पर लेना चाहिए था। बीना इनकर्स 19% लॉस when she sells a product of rupees 4860 to श्याम। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि बीना की जो कॉस्ट प्राइस थी, अगर उसे हम 19% रिड्यूस कर दें, दैट मीन्स अगर हम उसका 81% कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास 4860 रुपीज आ जाए। सिंप्लीफाई करते हैं, 81 ओवर 100 इज इक्वल टू 4860, ये है 60 टाइम्स, तो जो बीना के लिए कॉस्ट प्राइस थी वो आ गई है 6000 रुपीज। तो 6000 रुपीज तो बीना के लिए कॉस्ट प्राइस है। श्याम के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है 4860 rupees. Who in turn sells this product to Hari? If Beena would have sold this product to Shyam at the purchase price of Hari, that means हरी की परचेज प्राइस क्या होगी, जो श्याम ने उसको सेल किया उसकी सेलिंग प्राइस होगी। शी वुड हैव ऑब्टेन्ड 17% प्रॉफिट। तो अगर बीना श्याम को इस प्राइस पर प्रोडक्ट सेल करती तो उन्हें 17% का प्रॉफिट। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, 6000 का हम क्या निकाल लें 17%, वो होता है 1020। तो यहां पर अगर बीना ने शाम को 17% प्रॉफिट पे बेचा होता तो ये वैल्यू हो जाती 7020, और ये वो वैल्यू है जिस पर श्याम ने हरी को ये प्रोडक्ट सेल किया। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए श्याम ने कुल कितना प्रॉफिट यहां पर अर्न किया है रुपीस। हम इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं, कितना होगा ये डिफरेंस, ये डिफरेंस होगा रुपीस 2160 का, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमें x प्लस 6√2 होल टू द पावर 1/2, इसे हम रीस्ट्रक्चर करके लिख सकते हैं x प्लस 6√2 का स्क्वायर, प्लस यहां हो गया है x
माइनस 6 √2, क्योंकि यहाँ पर भी पावर में 1/2 है, इसे भी हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं और ये वैल्यू है 2 √2 के इक्वल। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका स्क्वायर करेंगे वी विल गेट x प्लस 6 √2, इसका स्क्वायर x माइनस 6 √2 प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि हम दोनों का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, हम दोनों को ही इस तरह से स्क्वायर रूट में ले जा सकते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। व्हाट अबाउट राइट साइड, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 टाइम्स 8। नाउ ये 6 √2 तो कैंसिल हो गया है, ये है 2x, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2x। हम चाहे तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं और उस केस में अंदर बचेगा 4 माइनस, लेफ्ट साइड में बचेगा 2 अंडर रूट। नाउ a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, अगर हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर हो गया यहाँ पर x स्क्वायर माइनस इसका 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, 36 2 टाइम्स 72। यहाँ पर 2 से 2 हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। अगेन अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 72, और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 8x को इधर ले आते हैं, 72 को उधर ले जाते हैं, तो इससे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। और यही हमें इस क्वेश्चन में निकाल। ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, डेफिनेटली कैटेगरी ए क्वेश्चन। मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम हमें लेना चाहिए था। अनिल इन्वेस्ट ₹22,000 for 6 years in a scheme with 4% interest per annum compounded half year. Now जैसे ही हम हाफ ईयर कंपाउंडिंग करेंगे, जो कैलकुलेशन होगी वो हर 6 मंथ्स में होगी। इसका मतलब है 2% इफेक्टिव रेट होगी जिसपे हमें कैलकुलेशन करना है। बट क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रही है, 6 इयर्स क्या बन जाएंगे, 12 हाफ ईयर्स। तो टाइम पीरियड को हम 12 ले लेंगे और रेट को हम 2% ले लेंगे। सेपरेटली सुनील इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट इन द सेम स्कीम फॉर 5 years and then reinvest the entire amount he receives at the end of 5 years for 1 year at 10% simple interest. If the amounts received by both at the end of 6 years are equal, then the initial investment in rupees made by Sunil. एक बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर हम कहेंगे अनिल ने इन्वेस्ट किया है 22,000 रुपीज, ये इनका प्रिंसिपल है। तो 6 इयर्स के बाद में टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर t। नाउ यहाँ पर 6 इयर्स है, बट क्योंकि हम 6 मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये 12 हो गया। व्हाट अबाउट सुनील, लेट अस से इन्होंने x रुपीज इन्वेस्ट, तो 5 इयर्स के बाद इन्हें कितना पैसा मिलेगा, 1 प्लस r अपॉन 100 रेज्ड टू द पावर 10, बिकॉज 5 इयर्स में 10 हाफ इयर्स हो गए। नाउ ये जो अमाउंट आया, इन्होंने 1 साल के लिए वापस इन्वेस्ट कर दिया फॉर 10%, तो 1 साल बाद इन्हें कितना अमाउंट मिलेगा। नाउ इसको हम प्रिंसिपल मान रहे हैं, ये जो भी वैल्यू आएगी हमें इसे 10% बढ़ाना है, तो हम कहेंगे ये 1 साल बाद 110% हो जाएगा। फाइनली दोनों का जो फाइनल अमाउंट होगा वो क्या हो गया है, E। अब अगर हम यहाँ सॉल्व करें, ये पूरी वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर ये सिर्फ 2 बचेगा। तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं पूरे टर्म। 110% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 110 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ है, ये है 11/10। 11 यहाँ पर ये आ गया है 2000। नाउ 10 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। नाउ यहाँ पर ये x है, 2/100 को हम लिख सकते हैं 1/50 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51 अपॉन, अगेन फर्दर कैंसिल करते हैं, 50 400 टाइम्स 58 टाइम्स। नाउ x की वैल्यू क्या हो गई है, 51 मल्टीप्लाइड बाई 51 मल्टीप्लाइड बाई 8। 51 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू आती है 2601, और इसे हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, विल गेट 08 हियर। 8 6 times 48, so we'll write down 8, 4 carry over, 16 and 4 20। तो हमारा जो x होगा वो होगा 20,808 रुपीज। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऑल द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक तरफ 0 कर देते हैं और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 1 over x plus 5 minus 1 over 2x minus 3 is less than equal to 0। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, x plus 5 2x minus 3, x plus 5 तो कैंसिल हो गया है, तो 2x minus 3 minus x plus 5 this is less than equal to 0। इसे फर्दर ओपन करें यहाँ पर तो ये हो गया 2x minus 3 minus x minus 5 over
x plus 5 2x minus 3 less than equal to 0. 2x minus x ये हो गया है x minus 8 over x plus 5 2x minus 3 less than equal to 0. Now इनइक्वालिटी का एक रूल है, नेगेटिव नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कभी भी करेंगे तो हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। इनके बारे में हमें कंफर्म नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक अच्छा अप्रोच होता है कि आप इसे हर हालत में पॉजिटिव नंबर बना दीजिए। कैसे? अगर हम ऊपर भी x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे भी x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ऐसे ही ऊपर भी 2x 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे भी कर दें तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बस हाँ, हमें एक बात ध्यान रखनी है, ये हर हालत में पॉजिटिव होगा। दो वैल्यूज अगर हम देखें यहाँ पर, एक तो हमें x किसी भी हालत में -5 के इक्वल नहीं लेना है वरना ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और एक हमें x की वैल्यू किसी भी हालत में 3/2 नहीं लेनी है, अदरवाइज ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। अगर हम ये दो वैल्यूज बचा सकें तो रियल नंबर का स्क्वायर हर हालत में ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 कब होता है? जब ये इंडिविजुअली 0 के इक्वल हो जाए। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बचेगा? x प्लस 5 2x माइनस 3 x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर इन्हें प्लॉट कर लेते हैं। इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -5। इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3/2, और इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी। क्योंकि हम लेस देन और इक्वल टू 0 पर फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब है ये तीनों वैल्यूज को भी हमें शामिल करना पड़ सकता है ना। यहाँ पर जो एक्सट्रीम राइट पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ये इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। x 2x और x को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा +2x3, एक पॉजिटिव कोएफिशिएंट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे प्लस कर देते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये इसी तरह से चलता है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब ये जोन और ये वाला जोन हमारे काम का है। पर यहाँ पे सावधानी क्या रखनी है, x किसी भी हालत में 3/2 के इक्वल नहीं हो सकता। ये जोन कौन सा है? अगर हम 3/2 को शामिल नहीं करेंगे तो हम कहेंगे x 3/2 से तो बड़ा होना चाहिए, पर 8 के साथ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो लेस देन इक्वल टू 8। और ये वाला पूरा पोर्शन है लेस देन इक्वल टू -5, पर x की वैल्यू -5 तो ले नहीं सकते हैं, तो हम कहेंगे x लेस देन -5। तो हमारी इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या होगा? x शुड बी लेस देन -5 और x should be more than 3/2 less than equal to 8। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हम इसे बी कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं क्योंकि शुरुआत में हमें फोकस की जरूरत होती है और जल्दी नंबर चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में करने पर हमें मालूम होता है कि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, पर शुरुआत में इसमें समय खर्च करना समझदारी नहीं होगी। PQRS 4 टाउन्स हैं। वन कैन ट्रेवल बिटवीन P and Q along 3 डायरेक्ट पाथ्स। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं P और Q की। इन दोनों के बीच में 3 डायरेक्ट पाथ हैं। बिटवीन Q and S along 4 डायरेक्ट पाथ्स, ये S है, यहाँ पर हमारे पास 4 डायरेक्ट पाथ है। एंड बिटवीन P and R along 4 डायरेक्ट पाथ्स, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, R बना देते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 4 डायरेक्ट पाथ्स हैं। देयर इज नो डायरेक्ट पाथ बिटवीन P and S। P and S के बीच में कोई पाथ नहीं है। While there are few direct paths between Q and R and between R and S। Q और R के बीच में लेट अस से X पाथ्स हैं, R और S के बीच में लेट अस से Y पाथ्स हैं। यहाँ पर आगे क्या कंडीशन हमें गिवन है? One can travel from P to S either via Q और via R और via Q followed by R। अगर हम P से S जाना चाहें तो या तो डायरेक्टली हम Q के थ्रू जा सकते हैं, या हम P से Q, Q से R, R से S जा सकते हैं, या हम P से R जाके S जा सकते हैं। इन एग्जैक्टली 62 पॉसिबल। नाउ सबसे पहले अगर हमें P से S जाना है और हम सपोज इस पाथ को फॉलो करते हैं तो यहाँ 3 अलग अलग पाथ है, यहाँ 4 है, तो टोटल होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज 12। अगर हम P से Q, Q से R, R से S जाते हैं तो टोटल कितने पाथ होंगे? 3 multiplied by X multiplied by Y, so we can say 3XY। ऐसे ही P से R और R से S जाएंगे तो टोटल 4Y, 4 multiplied by Y, ये वैल्यू हमें क्या गिवन है? 62। सिंप्लीफाई करते हैं 12 को राइट साइड ले जाके, तो 62 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 50। और क्या कंडीशन गिवन है? वन कैन ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम Q टू R। हमें Q से R जाना है, या तो डायरेक्टली जा सकते हैं, या हम P के थ्रू आ सकते हैं, या हम S के थ्रू आ सकते हैं। टोटल 27। नाउ Q से R आना है तो X, एक तो ये डायरेक्ट हो गया, यहां से यहां आएंगे तो 3 multiplied by 4, 12 ये हो गया,
और यहां से यहां आएंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई वाई, हमारे पास ये वैल्यू हो गई है, दिस इज व्हाट 27। 12 को राइट साइड ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 27 माइनस 12 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 15। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ डायरेक्ट पाथ्स बिटवीन Q एंड R, दैट मीन्स हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी। हम एक काम कर सकते हैं, y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर दें, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस एक्स ओवर 4। ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3x मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस एक्स ओवर 4 प्लस 4 टाइम्स 15 माइनस एक्स ओवर 4 करेंगे, यानी बेसिकली 4y हो गया विच इज 15 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास 15 माइनस एक्स आ जाएगा और ये वैल्यू किसके इक्वल है 50 के इक्वल है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट अब हम हटा सकते हैं, 15 माइनस एक्स हो गया है, 15 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 35, माइनस एक्स को भी राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 3 टाइम्स 45x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 35 4 टाइम्स, ये हो गया है 140 प्लस 4x। ये सारी टर्म्स हम राइट साइड ले जाते हैं तो 3x स्क्वायर, 45 उधर जाके माइनस होगा, माइनस 45 प्लस 4 करेंगे तो माइनस 41x प्लस 140 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, यहाँ पर दो फैक्टर हम कर सकते हैं इसके, माइनस 21x माइनस 20x प्लस 140 इक्वल्स टू 0। इन दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे तो माइनस 41x आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है। 3x वी कैन टेक एज कॉमन, x माइनस 7 माइनस 20 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, x माइनस 7 अगेन वी कैन टेक कॉमन तो बचेगा 3x माइनस 20। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। ये 0 होने के लिए x की वैल्यू 7 और इसे 0 होने के लिए x की वैल्यू 20/3। बट अगर हम पाथ्स की बात करें वो डेसिमल में नहीं हो सकते हैं, इस वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना होगा। हमारी डिजायर्ड वैल्यू क्या होगी 7 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और साथ में ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल हमें गिवन है, देन द रेडियस ऑफ द इनसर्कल ऑफ द ट्रायंगल। नाउ यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स पर ध्यान से नजर डालें तो 1 2 और 7 2, दैट मींस इनकी y वैल्यू सेम है, सिर्फ x वैल्यू में डिफरेंस है, तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर होगा, दैट इज इसके नॉर्थ में होगा। ऐसे ही अगर हम कंपेयर करते हैं इस पॉइंट का इस पॉइंट से तो x वैल्यू सेम है, सिर्फ y वैल्यू में डिफरेंस है, दैट मींस ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के एग्जैक्टली ईस्ट में होगा। इसका मतलब है हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल देंगे, जहां ये वाला पॉइंट इसके बिल्कुल ऊपर और ये वाला पॉइंट इसके बिल्कुल राइट में हो। तो सबसे पहले हम डायग्राम यहां बना लेते हैं। ट्राइंगल को हमने रिप्रेजेंट किया है ए बी सी वर्टिसेस से। ये 110 कोऑर्डिनेट है, 1 2 है, ए बी के बिल्कुल ऊपर है और यहाँ 7 2 कोऑर्डिनेट है इसके, सी बी के बिल्कुल राइट में है। ये वाला एंगल 90 डिग्री। नाउ यहाँ पर 10 है और ये 2 है, इसका मतलब है ये लेंथ 8 हो गई है। ऐसे ही ये 7 है और ये 1 है, इसका मतलब ये लेंथ क्या हो गई है 6, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये 6 है ये 8 है तो ये 10 होगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किया 100 और स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया है 10। हमें क्या पूछा गया है इन सर्कल की रेडियस। नाउ इन सर्कल किसको कहते हैं, जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर, और उसकी रेडियस को नॉर्मली हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ना ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये हमारा एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, दैट इज स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल s। व्हाट इज स्मॉल s हियर, वी कॉल इट सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम। 6 and 8 14 and 10 24, तो इसका हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12। 6 2 टाइम्स 12, 2 गोज इनटू 8, 4 टाइम्स 2 गोज इनटू 4, 2 टाइम्स, तो हमारी रेडियस क्या आ जाएगी ना। अगर मान लीजिए हमें ये फॉर्मूला नहीं भी मालूम था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते, ये सर्कल का सेंटर है, यहां से हम 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करते इन तीनों ही लाइन। अब यहाँ पर हम 3 ट्राइंगल बना सकते। अगर हम इससे कनेक्ट कर दें और इससे, लेट अस से ये पॉइंट है, तो क्या हम ट्राइंगल ओबीसी का एरिया निकाल सकते हैं। ये होगा हाफ 6 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये हाइट रेडियस कहलाती है इस इन सर्कल की। ऐसे ही ये एरिया क्या होगा ट्राइंगल ओसीए का, हाफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अगेन आर, और ट्राइंगल ओएबी का एरिया क्या होगा हाफ 8 मल्टीप्लाइड बाय आर
क्योंकि ये भी रेडियस है। अगर हम r यहाँ पर कॉमन ले लें तो वो 6 प्लस 10 16 प्लस 8 24 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। वापस हमारे पास r मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा 12। तो अगर फॉर्मूला याद है तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, अदरवाइज थोड़ी सी मेहनत हमें और करनी पड़ती है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 2। ये क्वेश्चन एवरेज पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कैटेगरी बी में हम इसे प्लेस कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन की यहाँ पर जरूरत है। अ कंपनी हैज 40 एम्प्लॉइज whose names are listed in a certain order. In the year 2022, the average bonus of the first 30 employees was given. Of the last 30 employees वो हमें given है, first 10 last 10 employees का भी हमें given है। Next year average bonus first 10 employees का increase हो गया है 100%, of the last 10 employees 200% increase हुआ है और remaining employees का unchanged रहा है। हमें average bonus पता करना है of all the 40 employees together इन द ईयर 2023। क्योंकि यहाँ पर हम 10-30 एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, हम एक काम कर सकते हैं, जो 40 एम्प्लॉइज हैं उन्हें हम 4 यहाँ पर पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। 10 एम्प्लॉइज लेट अस से इनका सम ए आ रहा है, 10 एम्प्लॉइज जिनका सम बी आ रहा है, 10 एम्प्लॉइज जिनका सम सी और 10 एम्प्लॉइज जिनका सम क्या आ रहा है डी आ रहा है। सबसे पहले हमें फर्स्ट 30 एम्प्लॉइज का एवरेज गिवन है 40,000। तो क्या हम उनका टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 30, बिकॉज यहाँ पर 30 एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं। ऐसे ही लास्ट 30 एम्प्लॉइज का है 60,000। लास्ट 30 एम्प्लॉइज कौन हो गए? पी सी डी, इनका सम हमें 60,000 गिवन है मल्टीप्लाइड बाई 30। एंड फाइनली फर्स्ट 10 और लास्ट 10 एम्प्लॉइज का टुगेदर 50,000 है, दैट इज ए और डी। तो ए और डी हमें क्या गिवन है? 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 20। अगले साल कुछ बदलाव हुआ है, क्या यहाँ से हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज निकाल सकते हैं? लेट अस से हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को नाम दिया है 1, इसे नाम दिया है 2 और इसे नाम दे दिया है क्या? 3। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? 2a प्लस BCD आएगा और BCD से BCD कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करना है और इसे हमें सब्ट्रैक्ट। नाउ 4 3 टाइम्स 12 and then there are 5 zeros. ऐसे ही 5 2 times 10 and then there are 5 zeros. 6 3 times 18 and then there are 5 zeros. तो हम यहाँ पर ये 5 zeros इधर बाहर लिख सकते हैं। 12 plus 10 22, 22 minus 18 is 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 200,000। हमें ए मालूम चल चुका है तो क्या हम डी निकाल सकते हैं? ये है 10 एंड देन 5 जीरोस, उसमें से 2 5 जीरो सब्ट्रैक्ट कर दें तो डी की वैल्यू आ जाएगी 8 1 2 3 4 एंड 5। ना हमें ए मालूम है, क्या हम बी और सी का सम निकाल सकते हैं? ये है 12 एंड देन देयर आर 5 जीरोस, उसमें से 2 एंड 5 जीरोस ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10 1 2 3 4 एंड 5। नाउ 2023 में क्या हो? ये वैल्यू इंक्रीज हो गई बाई 100%, मतलब जितना था उतना और ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 5। ये वैल्यू इंक्रीज हो गई बाई 200%, यानी इसका डबल इसमें ऐड हो गया है। इसका डबल होता है 16, इसमें ऐड हो गया है तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 24 1 2 3 4 एंड 5। एंड ये वैल्यू अनचेंज रहेगी, दैट इज 10 1 2 3 4 एंड 5। हमें एवरेज पूछा गया है इन सभी का, तो हम एक काम करें, इन सबको ऐड करें और 40 से डिवाइड कर दें। 24 एंड 4 28 एंड 10 38, तो 38 1 2 3 4 5। इसे हमें डिवाइड करना है 40 से, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया है। 4 9 टाइम्स 36, 20 5 टाइम्स 20 1 2 3, 95,000 हमारा आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन को हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। डिपेंडिंग अपॉन अपना कंफर्ट एरिया आप इसे कैटेगरी ए या कैटेगरी बी में प्लेस कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 मिनट्स हमें देने होंगे। रूट्स दिए हुए हैं हमें इस इक्वेशन के, जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। नाउ रूट्स के साथ एक इंपॉर्टेंट रूल है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हमें गिवन है लेमडा, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। नाउ यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा हो गया है माइनस लेमडा अपॉन 3, तो ये अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा है -1/3, तो -1/3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। 15 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा है -1/3, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6/9, और ये जो 9 है इसे कॉमन लेके हम हटा सकते हैं, तो यहाँ से 9 हट चुका है। व्हाट इज लेमडा स्क्वायर? 15 माइनस 6 9 हो गया है, तो लेमडा की वैल्यू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस। ना हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। इस पूरे एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? ये है माइनस लेमडा अपॉन 3। नाउ यहाँ पर +3 और -3 है, बट क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है अल्टीमेटली हमारा आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएगा। हम किसी भी एक वैल्यू से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेट अस से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस लेमडा बाई 3 और लेमडा को मैंने ले लिया है 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3/3 दैट इज -1। तो दो वैल्यूज आएंगी, या तो ये -1 या फिर ये 1, और अल्फा बीटा तो -1/3 है ही। वैल्यू पुट करके यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा ये हुआ है -1, इसका क्यूब करेंगे तो ये -1 माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा -1/3 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर करना है। एक तो ये 3 कैंसिल हो जाए। नाउ माइनस माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो अल्टीमेटली -1 का स्क्वायर आएगा। -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? और अगर इसी क्वेश्चन में हमने यहाँ पर मान लीजिए लेमडा की वैल्यू -3 ली होती तो ये एक्सप्रेशन 1 हो जाता। तो क्या फर्क होता है यहाँ पर? 1 का क्यूब 1 माइनस 3 टाइम्स -1/3, और अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 1 लिख देते, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। अगेन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी 1 हो गया, तो ये 1 + 1 का स्क्वायर हो जाता, और 2 का स्क्वायर करने पर भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता? 4। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन मॉड्यूलस एंड इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। दो अप्रोचेस हैं, या तो हम इसे XY प्लेन में प्लॉट कर लें तो उससे कंपैरेटिवली चीजें आसान हो जाएगी, या फिर हम मल्टीपल केसेस बनाकर और इसे सॉल्व। मॉड्यूलस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मॉड्यूलस x की वैल्यू +x होती है अगर x की वैल्यू हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेते हैं, और मॉड्यूलस x की वैल्यू -x होती है अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0। नाउ इट लुक्स कि ये नेगेटिव नंबर है, बट एक्चुअल में पॉजिटिव नंबर है, बिकॉज हमने x को नेगेटिव नंबर लिया है। नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव क्या हो जाएगा? ना अगर ये दोनों कंडीशंस हम यहाँ पर अप्लाई करें फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम मॉड्यूलस x की वैल्यू +x कब लेंगे? अगर हमने x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x, ये भी x और ये y। तो ऐसा करने पर हमारी इक्वेशन आएगी 2x + y इज इक्वल टू 50। अच्छा, व्हाट अबाउट द सेकंड केस? अगर हम मॉड्यूलस x को -x ले लें, यानी x की वैल्यू हम नेगेटिव ले लें, तो ये -x और +x ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में y इज इक्वल टू 15। हम इन दोनों ही इक्वेशंस को प्लॉट कर देते हैं XY प्लेन। नाउ यहाँ पर जब x लेस देन 0 है, मतलब हम बात कर रहे हैं y एक्सिस के लेफ्ट में, तब y की वैल्यू 15 आ रही है। दैट मीन्स हमारा ये जो कर्व होगा ये कुछ ऐसा होगा। ना y की हर बार क्या आ रही है? 15 आ रही है अगर हम x को नेगेटिव। अगर हम x को मोर देन और इक्वल टू 0 लें तो ये हमारे पास लाइन आ गई। क्या हम इसे प्लॉट कर सकते हैं? बड़ा आसान तरीका है, y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल दो, और x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 15 आती है, ये वाला पॉइंट। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 7.5 आती है, लेट अस से ये वाला पॉइंट। हम अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई है? 2x + y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर हमने ये जो कर्व था उसे प्लॉट कर लिया है। x लेस देन 0 में ऐसा होगा, और मोर देन और इक्वल टू 0 में हमारा ये जो कर्व है ये ऐसा दिखेगा, जहां पर ये वाला डिस्टेंस कितना है? 7.5।
5। अब सेम लॉजिक लगाते हुए हम इसे प्लॉट करते हैं। अगर मॉड्यूलस y की वैल्यू प्लस y कब होगी? अगर y मोर देन इक्वल टू 0 होगा, और मॉड्यूलस y की वैल्यू माइनस y कब होगी? जब y लेस देन 0 होगा। फर्स्ट केस, मॉड्यूलस y की वैल्यू y होगी अगर y को हमने मोर देन इक्वल टू 0 लिया, तो y और माइनस y ये दोनों तो कैंसिल हो गए, हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 20। और अगर हम मॉड्यूलस y को माइनस y ले लें, यानी y को लेस देन 0 ले लें, तो ये माइनस y और माइनस y हो गया माइनस 2y, तो हमारे पास आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अगेन हम इन दो इक्वेशंस को भी प्लॉट करेंगे। नाउ यहाँ बात कर रहे हैं y मोर देन इक्वल टू 0, मतलब हम x एक्सिस के ऊपर वाले जोन की बात कर रहे हैं। तब x की वैल्यू 20 आ रही है। x की वैल्यू 20 आने का मतलब है, लेट अस से ये हमारी लाइन है x इक्वल्स टू 20, जो यहाँ से 20 डिस्टेंस पर है। और अगर हम इस कंडीशन की बात करते हैं जब y लेस देन 0 हो जाए, दैट मीन्स इस लाइन के हम कहाँ जा रहे हैं? नीचे। y लेस देन 0 होते ही यहाँ पर अगेन हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी। अगर हम y को मान लीजिए यहाँ पर 0 प्लॉट करते हैं तो x की वैल्यू 20 आ गई है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट। और अगर हम x को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू -10 आ जाएगी, से हमारा ये वाला। और अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास में हमारी लाइन आ जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। नाउ इन दोनों ही लाइन का सोल्यूशन कहाँ आ रहा है? इस जगह पर। बाकी और ये कर्व कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके और हमें आंसर निकालना। सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 50। अगर हम इसे डबल कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। और ये इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। दोनों को ऐड कर दें तो 5x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। x की वैल्यू 10 हम कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दें, लेट्स इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 20, 2y इज इक्वल टू माइनस 10, y इज इक्वल टू -5। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? x माइनस y, दैट इज 10 माइनस -5। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? प्लॉट करने पर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें मालूम है कि कहां पर ये कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, हमें बस उसका सॉल्यूशन निकालना है। वरना हम क्या करते, यहाँ मल्टीपल केसेस बनाते और फिर हर बार से चेक करते कि किस जगह पर कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडाइसेस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कैटेगरी ए में हम इसे प्लेस करेंगे। m and n नेचुरल नंबर्स हैं such that n is greater than 1। m raised to the power n, हमें ये गिवन है, m minus n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन को m raised to the power n की फॉर्म में डालना होगा जहां n मोर देन 1 हो। नाउ अगर हम प्राइम नंबर फॉर्म्स में देखते हैं तो ये बेस 2 है, ये 3 है, इसका मतलब है यहाँ पर और कोई फर्दर फैक्टराइजेशन तो हम नहीं कर सकते। लेकिन पावर में अगर हम लेके जाना चाहें तो या तो हम एक काम करें, इस पूरे नंबर को m बना दे और पावर 1 बना दे, पर क्योंकि क्लियरली मेंशन है n 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली यहां पर कुछ पावर आए। वो पावर कौन सी आएगी? इंडाइसेस की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर आप a टू द पावर x और b टू द पावर x करते हैं तो इसे आप a मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर x कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए यहाँ पर a टू द पावर xy और b टू द पावर xz लिखा हो तो आप इसे a टू द पावर y b टू द पावर z होल रेज टू द पावर x कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कोई कॉमन पावर होगी इन दोनों। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 5 और 40 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 8। तो जो पावर कॉमन आ रही है वो क्या है? 5। वो यहां ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 8। नाउ यहाँ पर ये अंदर वाला पोर्शन m हो गया है, बाहर वाला पोर्शन n हो गया है, हमें m माइनस n निकालना है। 2 की पावर 5 ये होता है 32। नाउ 3 की पावर 8 हम क्या कहेंगे? 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 होता है 81, सो 81 मल्टीप्लाइड बाय 81। थोड़ा सा आसान करने के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। 81 का स्क्वायर हमें मालूम है 6561 होता है, सो 32 मल्टीप्लाइड बाय 6561 रेज टू द पावर 5। हमें बस यहाँ पर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन सावधानी से करनी होगी। यहाँ पर m आएगा हमारा 2099952 रेज टू द पावर 5। तो ये तो हो गया है हमारा m और ये हो गया है हमारा n। क्वेश्चन में हमें m और n का डिफरेंस पूछा गया है। इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2099
9 4 7 दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन फंक्शंस पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। अगेन आपको सही अप्रोच मालूम होनी चाहिए, इसलिए इसको हम कैटेगरी बी में प्लेस करें। एक फंक्शन है f मैप्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू होल नंबर्स such that f of xy हमें गिवन है f of x multiplied by f of y plus f of x plus f of y for all xy और fp की वैल्यू 1 है फॉर एवरी प्राइम नंबर p। हमें f 1,60,000 की वैल्यू निकालनी। नाउ यहाँ सबसे खास बात है ये नंबर है 2 की पावर 4 और ये नंबर है 10 की पावर। अगर हम कैसे भी f20 की वैल्यू निकाल सकें तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। नाउ यहाँ पर f2 बिकॉज 2 एक प्राइम नंबर है वो 1 के इक्वल है और f5 जो है वो भी 1 के इक्वल है क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। क्या हम f4 की वैल्यू निकाल सकते हैं? इस रूल में अगर हम यहाँ पर x की जगह 2 और y की जगह 2 लिखें तो f4 क्या हो जाएगा? f2 मल्टीप्लाइड बाई f2 प्लस f2 प्लस f2। नाउ यहाँ पर हम f2 का स्क्वायर कर सकते हैं और ट्वाइस ऑफ f2 कर सकते हैं। इससे एक और चीज हमें समझ में आती है कि अगर सिमिलर टर्म है तो हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, दैट इज f2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f। तो यहाँ पर हम f2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा f2 प्लस, नाउ व्हाट इज f2? ये है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 3, तो हमारे पास में f4 की वैल्यू 3 आ चुकी है। क्या अब हम f20 की वैल्यू निकाल सकते हैं? f20 के लिए हमें क्या करना होगा? 4 एंड 5, तो हमारा फॉर्मूला होगा f4 मल्टीप्लाइड बाई f5 प्लस f4 प्लस f5। f4 हमने निकाला है 3, f5 है 1, f4 3, f5 1, 3 प्लस 3 प्लस 1 ये वैल्यू 7 आ गई। नाउ f27 आते ही अब हमारी कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगी बिकॉज अब हम f400 निकाल सकते हैं। 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 तो क्या हो जाएगा भाई? f20 प्लस f20 प्लस f20। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, f20 लिखें और अंदर हम लिखेंगे f20 प्लस 2, या तो हम बार बार पूरा एक्सप्रेशन लिखें या यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फास्ट हो जाएगी। f27 हो गया और 7 प्लस 2 9, ये वैल्यू 63 हो गई। सिमिलरली ये हो गया है 400 और ये है 400 का स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 400 मल्टीप्लाइड बाई 400। सो अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे f400 मल्टीप्लाइड बाई f400 प्लस 2। f400 है हमारे पास 63 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 65 से। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4095। इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है। 5 3 टाइम्स 15, सिर्फ लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एक वेसल है that contains certain amount of solution of acid and water. When 2 liters of water was added to it, the new solution had 50% acid concentration. 50% होता है 1/2। तो हम एक काम कर सकते हैं, एसिड, वाटर और 2। नाउ इनिशियली हमें नहीं मालूम है, फोकस करेंगे जब हमने 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया है उस सिचुएशन। यहाँ टोटल क्वांटिटी कितनी है? लेट अस से 2x, एसिड इसका हाफ है दैट इज x, तो बाकी बचा हुआ वाटर होगा। ना जब हमने 2 लीटर वाटर ऐड किया तब ये सिचुएशन आई, तो ऐड करने से पहले वाटर था x-2, तो 2 लीटर ऐड किया तो ये x हो गया। एसिड पर कोई असर नहीं हुआ है, वो x ही था और टोटल क्वांटिटी वी कैन सी 2x-2 थी इन दोनों का सम। तो जैसे ही 2 लीटर वाटर ऐड किया टोटल क्वांटिटी 2 लीटर बढ़ गई, वाटर 2 लीटर बढ़ गया, एसिड उतना ही रहा। When 15 liters of acid was further added to this new solution, अब एसिड हो गया है x plus 15, लेकिन वाटर पर कोई असर नहीं पड़ा। What about the total quantity? ये हो गई है 2x plus 50। The final solution had 80% acid concentration। ना हम ये कह सकते हैं अगर एसिड इसमें 80% है तो वाटर इसमें 20%। तो यहाँ पर हम तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x plus 15 अपॉन x इज इक्वल टू 4/1। हम टोटल की जगह कैलकुलेशन ना करके एसिड और वाटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो x plus 15 इज इक्वल टू 4x, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन। पहले वाटर लिखेंगे फिर एसिड। x की वैल्यू 5 यहाँ पुट करेंगे तो वाटर हो गया 3 और 5 यहाँ पुट करेंगे तो एसिड हो गया 5। तो हमारा डिजायर्ड रेशियो होगा 3:5, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है।
टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसे हम कैटेगरी बी में या हुआ तो कैटेगरी सी में हम इसे प्लेस करेंगे। अमल विमल टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 150 डेज। तो हम अमल और विमल इन पर फोकस कर रहे हैं, 150 डेज में ये काम करते हैं। विमल सुनील दोनों 100 डेज में करते हैं। विमल सुनील मिलके 100 डेज काम करते हैं। इनिशियली अमल स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द टास्क एंड वर्क फॉर 75 डेज। दैट मींस अमल सिर्फ 75 डेज काम करते हैं। फिर विमल टेक्स ओवर, वर्क्स फॉर 135 डेज एंड देन फाइनली सुनील टेक्स ओवर एंड वर्क फॉर द 45। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इफ अमल हैड स्टार्टेड द टास्क अलोन एंड वर्कड ऑन ऑल डेज, लेट अस से अमल वर्क कर रहे हैं हर दिन। व्हाट अबाउट द अदर मेंबर्स? एंड विमल हैड वर्कड ऑन एवरी सेकंड डे, विमल सेकंड डे, फोर्थ डे, सिक्स्थ डे एंड सो ऑन। Sunil had worked on every third day, sixth day and so on. Then the number of days required to complete the task. Now सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इनके वर्क पर फोकस करना होगा और यहाँ पर एक बहुत टिपिकल ये एग्जांपल है। ये जो विमल है इसके वर्क को आपको ब्रेक करना होगा। कैसे? ये 135 डेज को हम लिख सकते हैं 75 प्लस 45 प्लस 50। अब ये मान के चले ये 75 डेज अमल विमल काम कर रहे हैं और ये 45 डेज विमल सुनील काम कर रहे हैं और 15 डेज विमल अकेले काम। क्या हम टोटल वर्क यहाँ पता कर सकते हैं? दोनों 75 डेज में कितना काम करेंगे? अगर 150 डेज में पूरा काम करते हैं तो 75 डेज में ये दोनों मिलके 75 बाई 150 यानी हाफ वर्क करेंगे। व्हाट अबाउट विमल एंड सुनील? 100 डेज में पूरा काम करते हैं तो 45 डेज में कितना करेंगे? 45 अपॉन 100। ये दोनों ही नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं तो 9 अपॉन 20 वर्क करेंगे। 1/2 को हम 10/20 लिख सकते हैं। दैट मीन्स अभी तक इन दोनों ने मिलके 19/20 वर्क कर दिया। इन दोनों का मतलब हो गया, दो केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी भी हमारा काम बचा है कितना? 1 माइनस 19 अपॉन 20, ये है 1/20 वर्क। ये वर्क विमल ने किया था कितने दिनों में? 15 डेज में। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि विमल अलोन इस पूरे काम को करने में कितने दिन लेंगे। 1/20 वर्क 15 डेज में, तो 1 वर्क करने में 20 टाइम्स 15 300 डेज। हमारे पास में विमल के बारे में जानकारी हो गई है। क्या अब हम अमल और सुनील के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं? एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं टाइम एंड वर्क में। टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू डू अ पीस ऑफ वर्क इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन बाय बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए प्लस टाइम टेकन बाय। इसका इस्तेमाल करके हम ए का और उसका बी का वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक क्विक अप्रोच भी हम यूज कर सकते हैं। लेट अस से हम एक वर्क अज्यूम करें 150, 100 और 300, इसका एलसीएम होता है 300। तो हमने 300 यूनिट्स वर्क अज्यूम कर लिया है। अमल और विमल 150 डेज में 300 यूनिट्स करते हैं तो अमल और विमल का 1 डे वर्क क्या होगा? ये होगा 300 अपॉन 150 दैट इज 2 यूनिट्स। व्हाट अबाउट विमल का अकेले का? 300 अपॉन 300 यानी 1 यूनिट। तो विमल अगर 1 यूनिट कर रहा है 1 डे में तो क्या हम अमल का निकाल सकते हैं? 1 यहां पुट करेंगे, माइनस हो जाएगा तो अमल का भी आ जाएगा 1 यूनिट पर डे। व्हाट अबाउट सुनील? विमल और सुनील 100 डेज ले रहे हैं 300 यूनिट्स करने में, तो विमल प्लस सुनील का 1 डे कंट्रीब्यूशन होगा 3 यूनिट्स। इसमें विमल का कंट्रीब्यूशन है 1 यूनिट पर डे, तो सुनील का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 यूनिट्स पर। एक बार हमारे पास ये जानकारी आ गई, अब हमें कोई दिक्कत। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है 6th डे, क्योंकि ए तो रोज काम कर रहे हैं, विमल हर 2nd डे और सुनील हर 3rd डे। 6th डे ऐसा होगा जब ये तीनों जन एक साथ होंगे, उसके बाद ये पूरी साइकिल जो है वो वापस रिपीट हो। क्या हम बता सकते हैं डे 1 में कुल कितना वर्क कंट्रीब्यूट किया होगा? केवल अमल ने 1 यूनिट। डे 2 में अमल और विमल ने मिलके 1 + 1 2 यूनिट्स। डे 3 में अमल और सुनील ने मिलके 2 + 1 3 यूनिट्स। अगेन अमल प्लस विमल 2 यूनिट्स, केवल अकेला अमल 1 यूनिट और तीनों ने मिलके 2 3 4 यूनिट्स कंट्रीब्यूट किया। तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि 6 डेज में इन तीनों ने मिलके कितना वर्क किया है? 1 and 2 3 and 3 6 and 2 8 and 1 9 and 4 13 यूनिट्स ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कितने दिन में? 6 डेज। हमें वर्क करना कितना है? 300 यूनिट्स। तो 13 यूनिट्स अगर ये 6 डेज में कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर इसका एक मल्टीपल ढूंढें 13 2 टाइम 26 40 13 3 टाइम, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? 23 से। सो 23 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 299 यूनिट्स और ये 6 टाइम्स 23 हो जाएगा
138 डेज। तो 138 डेज में 299 यूनिट्स होगा। नेक्स्ट डे कौन सी सिचुएशन आएगी जब ए अकेला काम करेगा और वो 1 यूनिट कंट्रीब्यूट कर देगा। तो जैसे ही हम ए का 1 यूनिट कंट्रीब्यूट यहां करेंगे 300 यूनिट्स हमारी पूरी हो जाएगी कितने दिनों में, 139 डेज में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 139। हाई कैलकुलेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फिर अगर आप सावधानी से मूव करेंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्विकली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एजेस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। डेफिनेटली कैटेगरी ए क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम लेना चाहिए। When Rajesh age was same as the present age of Garima, the ratio of their ages was 3:2। Now राजेश को R से और गरिमा को G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें एजेस का रेशियो गिवन है, क्या है वो, 3:2। से 3x एंड यहां पर हम जब राजेश की एज की बात कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा। तो अगर राजेश की एज 3x मानी है तो गरिमा की प्रेजेंट एज 3x। तो जब राजेश की एज गरिमा की प्रेजेंट एज की जितनी थी तब इनकी एजेस का रेशियो 3:2 था। नाउ यहां से यहां आने पर एक्स ईयर्स ऐड हुए तो यहां से यहां आने पर इसमें भी तो हम एक्स ईयर्स ऐड करेंगे। तो राजेश की एज हो गई है 4x और गरिमा की प्रेजेंट एज 3x। When Garima's age becomes the same as the present age of Rajesh, राजेश की प्रेजेंट एज 4x है तो गरिमा की एज 4x कब होगी, अगेन फर्दर x ईयर्स के बाद में। तब उसमें राजेश की एज भी x ईयर्स बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5x। Then the ratio of ages of Rajesh and Garima will become, we can see 5:4। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आप कैटेगरी ए या कैटेगरी बी में प्लेस कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो। A bus starts at 9 AM and follows a fixed route every day. One day traveled at a constant speed of 60 km/h and reached its destination 3.5 hours later than its scheduled arrival. एक काम हम करते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस है d और आइडियल जर्नी टाइम t आवर्स होना चाहिए। ये d हम किलोमीटर में ले रहे हैं। तो जब वो 60 की स्पीड से चल रहे हैं तो 3.5 आवर्स उनको ज्यादा लग रहे हैं। तो हम कहेंगे डिस्टेंस d इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 3.5, क्योंकि टोटल जर्नी टाइम जो है वो 3.5 आवर्स बढ़ चुका है। नेक्स्ट डे इट ट्रेवल्ड 2/3 ऑफ इट्स रूट इन 1/3 ऑफ इट्स टोटल शेड्यूल्ड टाइम। 2/3 ऑफ द रूट, दैट मीन्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस। टोटल शेड्यूल्ड ट्रेवल टाइम है t, इसके 1/3 आवर में हमने यहाँ पर ट्रेवल कर लिया है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूट एट 40 km/h। रिमेनिंग पार्ट कितना है, d/3। ये किस स्पीड से कवर किया गया है, एट द रेट 40 km/h। ऑन टाइम पहुंचे। क्या हम यहाँ पर जर्नी टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन द स्पीड। तो पहले वाले पार्ट का जर्नी टाइम है t/3, सेकेंड वाले पार्ट का जर्नी टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज d/120। और ये टोटल हमारे t के इक्वल, t/3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो d/120 इज इक्वल टू 2/3t, 340 टाइम्स 42 टाइम्स। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 80t। d की वैल्यू अगर हम यहाँ इक्वेशन में पुट कर दें तो 80t इज इक्वल टू 60t प्लस 210 या 20t इज इक्वल टू 210, जीरो कैंसिल कर सकते हैं। t की वैल्यू 21/2 दैट इज 10.5 आवर्स, या हम कहेंगे 10 आवर्स एंड 30 मिनट्स। बस कितने बजे डिपार्ट करती है, 9 बजे। तो अगर 9 AM में हम ऐड कर दें 10 आवर्स एंड 30 मिनट्स जो कि नॉर्मल ट्रैवल टाइम है, तो अराइवल टाइम क्या होगा, ये होगा 7:30 PM। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।